आगाज करेंगे बुलेटिन का भोपाल की खबर के साथ, जहां स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड अब बनाए जाएंगे। राज्य शिक्षा केंद्र और यूआईडीएआई का अभियान शुरू किया गया है। स्कूलों में अब शिविर भी लगाए जाएंगे जिससे कि बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। 18 अगस्त से यह अभियान शुरू होगा और आधार कार्ड को भी अपडेट किया जाएगा। आधार कार्ड बनाया तो जाएगा ही, साथ ही आधार कार्ड में अपडेट भी होगा। स्कूलों के अंदर अब ये अभियान शुरू किया जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से ये अभियान शुरू किया गया है और साथ ही यूआईडीएआई का अभियान ये है जो कि स्कूलों में शुरू किया जा रहा है। स्कूलों में अब शिविर लगाए जाएंगे जहां आधार कार्ड अपडेट किया जाएगा और साथ ही बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। अगर आपके बच्चों के आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं तो अब किसी भी नजदीकी स्कूलों में जाकर आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। ये अभियान शुरू किया गया है भोपाल में सभी स्कूलों में और प्रदेश में भी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने का यह अभियान शुरू हो चुका है। यूआईडीएआई का यह अभियान है, साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र का, जिसमें सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। 18 अगस्त से यह अभियान शुरू हो जाएगा और आधार कार्ड को अपडेट भी इस शिविर में किया जाएगा। तो अगर किसी के आधार कार्ड में अपडेट करना है, कोई गड़बड़ी है, कुछ चेंजेस करने हैं, या अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड बना नहीं है और आधार कार्ड बनाना है तो 18 अगस्त से ये अभियान शुरू होने जा रहा है। अपनी नजदीकी स्कूल में जाकर आधार कार्ड अपने बच्चे का बनवा सकते हैं। सभी स्कूलों में 18 अगस्त से ये शिविर लगाए जा रहे हैं आधार कार्ड बनाने के और आधार कार्ड को अपडेट करने के। तो आप नजदीकी स्कूल में जाकर आधार कार्ड अपने बच्चे का बनवा सकते हैं और अपडेट भी करा सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र और यूआईडीएआई का ये अभियान है जो कि 18 अगस्त से शुरू होगा। सभी स्कूलों में शिविर लगाए जाएंगे 18 अगस्त से। यदि आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो आप अपने नजदीकी स्कूल में जाकर अपने बच्चे का आधार कार्ड अब बनवा सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड में अपडेट भी करवा सकते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी आपके पास है? शिविर जो लगाई जा रही है कितने स्कूलों में लगाई जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है, क्या अधिक जानकारी है दर्शकों तक पहुंचाइए वासु। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है अगर आप देखें सरकारी तौर पर वो आधार कार्ड माना जाता है। आजकल केवाईसी से लेकर हर एक काम में आधार कार्ड जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए हर एक नागरिक का आधार होना बेहद ज़रूरी होता है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनाने में काफ़ी देरी कर देते हैं, जिससे कई बार होता है कि कई सारी योजनाएं होती हैं जिनका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अब सरकार ने सबके आधार हों और सबके आधार समय पर बने, इसलिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सभी स्कूल्स में जिनमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं, समय समय पर पूरे प्रदेश भर में कैंप्स का आयोजन होगा और बच्चों के आधार कार्ड वहीं पर जो है वो बनाए जाएंगे। उनकी जो आई इमेज है और जो फिंगरप्रिंट्स स्कैन है वो जो आधार की टीम्स हैं वो पहुंचेंगी और स्कूल में ही करेंगी और फिर बच्चों के जो आधार कार्ड हैं वो जनरेट हो सकेंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि स्कूल में बड़ी संख्या में छोटे बच्चे पहुँचते हैं, यानी कि एक ही जगह कई बच्चों के जो आधार कार्ड हैं वो बन सकेंगे। और अमूमन स्कूल्स के पास बच्चों का पूरा रिकॉर्ड भी होता है, उनके माता पिता का नाम होता है, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, उनका ब्लड ग्रुप होता है, उनकी एज होती है, ये तमाम सारी चीज़ें स्कूल के डाटाबेस में उपलब्ध होती हैं। तो उससे काफ़ी सहूलियत से जो आधार कार्ड है वो बन सकेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। 18 अगस्त से यानी कि कल से ही ये पूरा जो अभियान है वो शुरू होने जा रहा है। जी ठीक है, बस बहुत धन्यवाद आपका। आप लौटेंगे, आपके पास बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें दर्शकों को, भोपाल में अब तो स्कूलों में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी बीच ये एक और खबर आपको बता दें कि एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर लगातार अब सियासी घमासान जारी है। बीजेपी का कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू विभाजन के असली जिम्मेदार थे, तो साथ ही बीजेपी ने ये कह दिया है कि जिन्ना और राहुल गांधी इनकी सोच एक जैसी है और ये दोनों एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस ने आरएसएस को इतिहास का गुनहगार बता दिया है। बता दूं आपको कि एनसीईआरटी ने एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है जिसमें भारत के विभाजन के लिए 3 खास तौर पर लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन, इन तीनों को जो है जिम्मेदार ठहराया गया है भारत के विभाजन के लिए। मॉड्यूल में कहा गया है कि विभाजन अनिवार्य नहीं था बल्कि गलत विचारों और निर्णयों का परिणाम था। अब इसमें जिन्ना को पाकिस्तान आंदोलन का नेता बताया गया है, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने वाला और माउंटबेटन को इसे लागू करने वाला बताया गया है और इसमें नेहरू और गांधी के विभाजन पर दिए गए बयान भी दिखाए गए हैं। तो यह मॉड्यूल क्लास 6 से 12 तक के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम में तैयार किया गया है।
बंटवारे पर एनसीईआरटी ने जारी किया नया मॉड्यूल। एनसीईआरटी ने बंटवारे के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को बताया दोषी। अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब देश आजादी का जश्न मना रहा था। एक तरफ खुशियां थी, गुलामी की जंजीरों से मुक्ति का पल था, तो दूसरी तरफ देश विभाजन की विभीषिका का बहुत बड़ा दंश झेल रहा था। देश का बंटवारा उन कड़वी यादों में से एक है जिसमें लाखों लोग उजड़ गए थे, लाखों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। इसी बंटवारे के दर्द को याद करने और आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल जारी किया, जिसमें देश के विभाजन के पीछे जिम्मेदार लोगों को बताया गया। एनसीईआरटी के मॉड्यूल में बंटवारे के जिम्मेदार जिन 3 नामों का जिक्र है, वो नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है, जिन्होंने अलग देश के लिए लगातार दबाव डाला और पाकिस्तान बनाने की मांग की। दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी का है, जिसने विभाजन को स्वीकार करने की राह चुनी। और तीसरा नाम लॉर्ड माउंटबेटन का है, जिन्होंने विभाजन को औपचारिक रूप दिया और लागू किया। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं, जिनमें अब बंटवारे के जिम्मेदार लोगों के नामों को बताया जाएगा। एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल पर अब सियासत शुरू हो गई है। एनसीईआरटी में जो भी हो, भाई फैक्ट तो ये है कि उस समय पर जब भारत का बंटवारा हुआ तो सत्ता की शिखर पर कौन था? एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लेड बाय नेहरू और एक तरफ माउंटबेटन। और आखिरी में पार्टीशन को, विभाजन को रोक कौन सकता था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो। यही नहीं, एनसीईआरटी मॉड्यूल ये भी बताता है कि देश का विभाजन जरूरी नहीं था, लेकिन गलत विचारों और हालात ने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। कांग्रेस ने गृह युद्ध और व्यापक संघर्ष से बचने के लिए इसे स्वीकार किया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बहुत खराब परिस्थिति में भी गृह युद्ध से बेहतर माना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वहीं सरदार पटेल ने इसे कड़वा इलाज कहा। इससे साफ होता है कि विभाजन एक मजबूरी थी, लेकिन इसका दर्द कई पीढ़ियों तक महसूस किया गया। एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल का विपक्ष ने तीखा विरोध किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सबसे ज्यादा फर्जी काम बढ़ गए। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, फर्जी काम बढ़ गए। पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं, आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब, इतिहास का ह नहीं, ई नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है। इतिहास को अगर देखेंगे तो हिंदू महासभा और आरएसएस हमेशा से 2 नेशन थ्योरी का सपोर्ट करते रहे। उसमें उन्होंने 2 देशों की थ्योरी कही कि हिंदुओं के लिए एक अलग होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जिन्ना हो, हिंदू महासभा हो और आरएसएस हो, ये सभी लोग भारत के विभाजन के पक्ष में थे। दरअसल जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं होता है, उसे एनसीईआरटी मॉड्यूल में प्रकाशित करता है और इन्हें परियोजनाओं, पोस्टरों, चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी मॉड्यूल के मुताबिक बंटवारे की प्रक्रिया को जिस जल्दबाजी में पूरा किया गया, उसने हालात को और बिगाड़ दिया था। पहले ये योजना जून 1948 की थी, लेकिन इसे 15 अगस्त 1947 कर दिया गया, जिससे हालात बिगड़ गए। मॉड्यूल में इस बात का भी जिक्र है कि रेड क्लिफ लाइन की योजना अधूरी थी और लाखों लोग नहीं समझ पाए कि उनका गांव किस देश में शामिल हो गया।
इस लापरवाही और असमंजस ने हिंसा और त्रासदी को और बढ़ा दिया था, जिसका अंजाम 6 लाख लोगों की मौत और करीब 1.5 करोड़ लोगों के विस्थापन पर खत्म हुआ।